नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सरकार और राजनीति, जिसका कोड है BPSC 132। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और जिसमें इतने आसान विषय हैं कि यदि आप एक बार भी पढ़ते हैं तो आसानी से आप प्रश्न या आपकी परीक्षा पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। BPSC 132, इसके मुख्य प्रश्न हैं, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मार्क्सवाद क्या है, यह संसार को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। या साम्यवाद किसे कहते हैं। गांधीवादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। संविधान से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों को कैसे नियंत्रित करते हैं। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं और किस प्रकार से ये देश के लिए हानिकारक है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आपातकाल से आप क्या समझते हैं, क्यों लगाया जाता है। मजदूर आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, जेंडर असमानता, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों में क्या अंतर है। प्रश्नकाल क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, ग्राम स्वराज्य, सांप्रदायिक हिंसा और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ये सभी वे प्रश्न हैं, यदि इनको आप एक बार कर लेते हैं तो आप आसानी से अपनी परीक्षाएं पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उदारवाद किसे कहते हैं। उदारवाद का शाब्दिक अर्थ है एक मुक्त विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जहां किसी का हस्तक्षेप ना हो। उदारवाद में दो शब्द हैं, उदार और वाद। उदार का अर्थ है मुक्त, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट या लिबरल। यह एक ऐसी विचारधारा है जो इस बात पर बल देती कि मनुष्य अपने आप में एक स्वतंत्र और विवेकशील प्राणी है और उसमें किसी व्यक्ति या संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उदारवाद की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई और उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है और एडम स्मिथ और जेरम बेंथम भी इसी के लक्ष्य में है। उदारवाद इस बात पर बल देता है कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, उनके विषय में किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उदारवाद के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि कोई किसी के अधीन नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी प्रतिष्ठा और अपने गुणों के आधार पर अपना विकास कर सकता है और किसी प्रकार की कोई संस्था, सरकार को मानव की आजादी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उदारवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म से बना है और लिबरलिज्म शब्द लिबर्टी से विकसित हुआ है, जो सीधे सीधे आज़ादी, स्वतंत्रता की ओर संकेत करता है। यह एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है और जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति का जीवन किसी के अधीन नहीं है, मानव प्रकृति में पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसलिए उसके जीवन में किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का अनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक मुक्त वातावरण की वकालत करती है, जहां एक व्यक्ति अपनी हर प्रकार की इच्छाओं का विकास कर सकता है। वह अपनी इच्छा से विवाह कर सकता है, अपनी इच्छा से किसी धर्म को अपना सकता है, अपनी इच्छा से किसी आर्थिक कार्य को कर सकता है। उसमें किसी व्यक्ति का या संस्था का अनैतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। उदारवाद लोकतंत्र के समानार्थक है, परंतु लोकतंत्र जैसा नहीं है। उदारवाद का मूल लक्ष्य संपूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो उसको हर प्रकार से अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। उदारवाद की भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं, जैसे डेरिक हीटर के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में संगठन का, स्वतंत्रता का संगठन करने और उसको पूरा करने के प्रभाव में की जा सकती है। लास्के के अनुसार उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि दिमाग में रहने वाली आदत की एक प्रकृति है। डॉक्टर आशीर्वादन के अनुसार उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा ना होकर
देशों के द्वारा स्थापित की गई एक स्वतंत्र वैचारिक प्रवृत्ति है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार उदारवाद एक ऐसी स्थिति है जो आपके जीवन में हर आयामों में स्वतंत्रता स्थापित करती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अनुकूल वातावरण की स्थापना करती है, जहां कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसके जीवन में उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यों में किसी अन्य व्यक्ति का अनैतिक हस्तक्षेप नहीं होता है, और यह स्वतंत्रतावाद के विचारों को व्यापक रूप से उसमें स्थापित करती है। चलिए बात करते हैं उदारवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। उदारवाद की पहली विशेषता है मानवीय स्वतंत्रता के समर्थक। उदारवाद मानव की स्वतंत्रता को स्थापित करना चाहता है। वह इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र है, इसलिए किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी व्यक्ति का अनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसकी दूसरी विशेषता है मानवीय विवेक में आस्था। उदारवाद इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विवेकशील है, उसकी अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी समझ है, और इसीलिए व्यक्ति अपने विवेक से अपने फैसले लेता है, और इस प्रकार व्यक्ति किसी का अंधा अनुसरण नहीं करता है और मानव विचारों की उत्पत्ति भी करता है, मानव विचारों को नियंत्रित भी करता है। इसलिए उदारवाद मानवीय विवेक में आस्था रखता है और इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपने विवेक से कार्य करेगा। नंबर 3 है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा विश्वास। उदारवादी इस बात पर बल देते हैं कि स्वतंत्रता मानव का प्राकृतिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति प्रतंत्र नहीं होता, गुलाम नहीं होता। अन्य सभी पशु पक्षियों की तरह मानव भी एक स्वतंत्र प्राणी है। इसलिए प्रत्येक मानव नागरिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से आजाद है, और उसके जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और आजादी हर व्यक्ति को बिना किसी शर्त के, बिना किसी नियंत्रण के प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 4 है इतिहास और परंपरा का विरोध। उदारवाद ऐसी परंपराओं का, ऐसे तथ्यों का विरोध करता है जो विवेकपूर्ण नहीं है। उदारवादियों का मानना है कि ऐसी धार्मिक अंधविश्वास और आडंबरों को नष्ट किया जाए जो मानव को परतंत्र बनाती हैं और मानव को गुलाम बनाती हैं। नंबर 5 धर्मनिरपेक्षता में विश्वास। उदारवाद धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है। इसका मानना है कि मानव एक धर्मनिरपेक्ष प्राणी होना चाहिए, राज्य एक धर्मनिरपेक्ष प्राणी होना चाहिए, यानी कि राज्य व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक व्यक्ति की अपनी निजी इच्छा है कि वो किसी धर्म को माने या ना माने। व्यक्ति अपने आधार पर किसी भी जीवन शैली को अपना सकता है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है कि धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है, तो वह अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, त्याग कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नंबर 6 आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन। उदारवादियों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वह किसी भी आर्थिक प्रक्रिया में अपने आप को स्थापित कर सकता है, भले वो प्राथमिक कार्य करे, द्वितीयक कार्य करे, तृतीयक कार्य करे। एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य से किसी भी आर्थिक क्षेत्र में जा सकता है और वहां से अपना जीवन यापन कर सकता है। कोई जाति व्यवस्था, कोई धार्मिक व्यवस्था या सरकार व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उदारवाद लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन करता है। इसकी 7वीं विशेषता है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली। उदारवादी इस बात पर बल देते हैं कि राज्य में किसी व्यक्ति की पीढ़ी दर पीढ़ी शासन प्रणाली नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने चाहे हुए व्यक्ति को, अपने चयनित व्यक्ति को वोट करेगा, और जिस व्यक्ति को लोकतंत्र के अनुसार सर्वाधिक वोट प्राप्त होगी, बहुमत प्राप्त होगा, वे सरकार बनाएंगे। कुल मिलाकर उदारवादी लोकतंत्र पर बल देते हैं, जहां पर प्रति निश्चित वर्षों में, 5 वर्षों में, 4 वर्षों में, 6 वर्षों में निश्चित अंतराल पर चुनाव किए जाएंगे। तो चुनाव में बहुत से व्यक्ति खड़े होंगे और उन सभी व्यक्तियों को वोट किया जाएगा, और जिन व्यक्तियों को, जिन उम्मीदवारों को सर्वाधिक वोट प्राप्त होगी, वे सत्ता को चलाने के लिए तैयार होंगे। वे सत्ता के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और देश को व्यवस्थित करेंगे। इस प्रकार उदारवादी लोकतंत्र पर बल देते हैं।
नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन। उदारवाद इस बात पर भी बल देते हैं कि जो भी राज्य या जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसका प्रथम कार्य लोक कल्याण की स्थापना करना होगा। 5 मूलभूत वस्तुएं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी मूलभूत वस्तुओं को सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा और सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा कि आय की असमानता कम किए जाए और इसके अलावा गरीब से गरीब लोग और दलित लोग या फिर वे सभी लोग जो दबे और कुचले हैं उनको समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त हो, उनके साथ किसी प्रकार का शोषण ना हो। अर्थात राज्य के मुख्य उद्देश्य सर्वाधिक सर्वोच्च कल्याण है। हालांकि उदारवाद में पूंजीवाद के भी तत्व मिलते हैं, परंतु उसके अलावा उदारवाद इस बात पर बल देता है कि जो दबे कुचले और सीमांतिक लोग हैं उनके कल्याण की स्थापना की जाए। अगला है संवैधानिक शासन का समर्थन। उदारवाद इस बात पर बल देता है कि राज्य की व्यवस्था मनमाने तरीके से नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से सरकार नहीं चलाएगा। जो भी व्यक्ति चुनकर सत्ता में आएगा वह संवैधानिक शासन के द्वारा शासन की स्थापना करेगा। अर्थात वह जो भी नियम कानून स्थापित करेगा, जिस प्रकार से शासन स्थापित होगी वह संविधान के माध्यम से होगी। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार स्थापित किए जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य होंगे। कोई भी शासक, कोई भी सरकार मनमाने तरीके से कार्य नहीं करेगी। अगली विशेषता है विश्व शांति विश्वास। उदारवाद इस बात पर बल देते हैं कि पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए, युद्धों का बहिष्कार किया जाए और इस प्रकार से देशों के बीच में सहयोग उत्पन्न किया जाए कि एक देश दूसरे देश के विकास में सहयोग की स्थापना करे, एक दूसरे की हर तरह से सहयोग करे ताकि देशों के बीच में भाईचारा, बंधुत्व और शांति की स्थापना हो सके और एक अच्छे मानव कल्याण को स्थापित किया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवाद मानव स्वतंत्रता का पोषक है। वह इस बात पर बल देता है कि मानव एक विवेकशील प्राणी है और एक ऐसा वातावरण स्थापित किया जाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यताओं का विकास कर सके, शांति से रह सके, अपने परिवार की खुशियों को स्थापित कर सके और वह किसी अन्य व्यक्ति या अन्य परिवार में किसी तरह का अनैतिक हस्तक्षेप ना करे। उदारवाद स्वतंत्रता की वकालत करता है। उदारवाद का मुख्य लक्ष्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हमारा अगला प्रश्न है मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं, मार्क्सवाद क्या है, साम्यवाद किसे कहते हैं। मार्क्सवाद का अर्थ है मार्क्स से प्रेरित विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरी मार्क्स है। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े जाने माने विद्वान हैं जिनका जन्म जर्मनी में हुआ और ये विभिन्न कारणों से बाद में अमेरिका चले गए। वहां उनका एक मित्र था फ्रेडरिक एंगल्स। दोनों ने मिलकर बहुत सारे शोध किए। उनमें इनकी 2 पुस्तकें बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई, जिनमें एक का नाम है दास कैपिटल और दूसरी का नाम है द लेबर मैनिफेस्टो। ये दोनों पुस्तकें मार्क्सवाद को पूरी तरह से व्यक्त करती हैं। मार्क्सवाद का मानना है कि हमारा समाज, हमारा संसार 2 भागों में बटा हुआ है, अमीर और गरीब। अमीर थोड़े से हैं, मात्र 10% और गरीब बहुत ज्यादा है, लगभग 90%। परंतु इन अमीरों के पास संसार के 90% संसाधन है, 90% पूंजी है और वे इस पूंजी के बल पर 90% गरीबों का शोषण करते हैं। वहीं संसार के 90% गरीब, किसान, मजदूर, इन सभी को 10% पूंजी प्राप्त है और ये हर तरह से शोषण के लिए मजबूर हैं और अमीरों के द्वारा इनका भरपूर शोषण किया जाता है। तो मार्क्स का मानना है कि ये शोषण तब तक जारी रहेगा जब तक पूंजी की असमानता बनी रहेगी। अमीर लोग, बड़े लोग इस पूंजी के बल पर गरीबों का भरपूर शोषण करते हैं। मार्क्स का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब इस संसार में सारे किसान, मजदूर, गरीब, दलित सब एक हो जाएंगे और ये मिलकर एक हिंसक क्रांति करेंगे और ये हिंसक क्रांति पूरी तरह से व्यवस्था को पलट देगी और उस समय जो सरकार स्थापित होगी उसे कम्युनिस्ट सरकार, साम्यवादी सरकार या सर्वहारा की सरकार कहा जाएगा, जहां कोई अमीर और गरीब नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को भोजन मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, किसी का किसी प्रकार से शोषण नहीं होगा। इसी विचारधारा को मार्क्सवादी विचारधारा,
साम्यवादी विचारधारा कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के कुछ मुख्य विद्वान हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन आदि इसी बात पर बल देते हैं कि समाज में जो भी शोषण है वो अमीरी और गरीबी की असमानता के फलस्वरूप हैं। इस अमीरी और गरीबी को जब समाप्त करके एक ऐसा समाज स्थापित होगा जहां किसी को निजी पूंजी का अधिकार नहीं होगा, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को भोजन मिलेगा और कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होगा। इसी दृष्टिकोण को, इसी विचारधारा को मार्क्सवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधीवादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? गांधीवाद क्या है? महात्मा गांधी आज पूरे विश्व के लिए आदर्श हैं। महात्मा गांधी अपने नाम के लिए किसी के मोहताज नहीं हैं। पूरे विश्व में उनके ऊपर अध्यापन होता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्होंने एक अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया और इन्होंने पूरे जीवन सत्य, शांति और अहिंसा को स्थापित करने में लगा दिए। इसी दृष्टिकोण को गांधीवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। महात्मा गांधी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। उनके विचारों, उनके दृष्टिकोणों को ही गांधीवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। वे इस बात पर बल देते हैं कि सत्य और सत्य के लिए आग्रह है, अर्थात व्यक्ति को सदैव सच बोलना चाहिए और यह आग्रह करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति भी सच बोले। इस प्रकार सत्य की स्थापना करना, सत्य को अपने आचरण में लेकर आना और दूसरों से भी आग्रह करना कि वो भी सत्य को बोले और सत्य ही स्वीकार करे, इसको सत्याग्रह कहा जाता है। उसके बाद उनका दूसरा शब्द है शांति। शांति का अर्थ है हर प्रकार से व्यवस्था स्थापित हो, कोई किसी प्रकार की हिंसा ना करे, कोई किसी से मारपीट ना करे, कोई किसी से गाली गलौज ना करे, व्यक्ति अपने अधिकारों को ग्रहण करे और कर्तव्यों को स्वीकार करे। जब जब हम स्वार्थ से प्रेरित होते हैं वही स्वार्थ हिंसा का कारण बनती है और जब अपने स्वार्थों को हम त्याग देते हैं तो शांति अपने आप ही स्थापित हो जाती है। उनका यह भी मानना है कि बड़े से बड़े देश युद्ध कर सकते हैं परंतु अंततः युद्ध का हल भी शांति के माध्यम से, वार्ता से ही होगा। इस प्रकार शांति हर प्रकार के मसलों का हल है। और उनका आखिरी शब्द है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी प्रकार की हिंसा ना करना। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति हिंसा करता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि आप भी हिंसा करेंगे। अहिंसा का अर्थ है एक ऐसे दृष्टिकोण की स्थापना करना जहां व्यक्ति हर प्रकार से हिंसा के सभी तत्वों को त्याग दे और एक ऐसे मानव समाज की कल्पना करे, ऐसे मानव समाज की स्थापना करे जहां व्यक्ति प्रेम, सत्य और शांति के द्वारा अपने अधिकारों की स्थापना करे और एक ऐसे समाज की स्थापना करे जहां किसी प्रकार का संघर्ष ना हो। कुल मिलाकर गांधीवादी दृष्टिकोण एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है जो इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति के समाज का विकास, व्यक्ति के परिवार का विकास, व्यक्ति के अध्यात्म का विकास सत्य, शांति और अहिंसा के माध्यम से ही संभव है। महात्मा गांधी कितने बड़े नेता, इतने बड़े व्यक्ति, इतने महान समाज सेवक हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि उनका संपूर्ण जीवन ही गांधीवाद कहलाता है। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी जिसमें उनके कुछ आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत से छोटे छोटे आंदोलन किए। उन्होंने अपने सभी आंदोलनों में हर प्रकार की हिंसा का विरोध किया। वो चाहते थे कि उनके मानने वाले और उनके आसपास के सभी व्यक्ति सत्य, शांति, अहिंसा को अपने जीवन में ग्रहण करे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा, कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध स्वार्थों को त्याग कर अपने आप को स्थापित करेगा तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। इस प्रकार एक ऐसी विचारधारा जो सत्य की स्थापना करती है, शांति की स्थापना करती है, हिंसा का बहिष्कार करती है, अहिंसा की वकालत करती है, तो इसी विचारधारा को गांधीवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? संविधान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सम और विधान। संविधान शब्द का अर्थ है कानूनों, विधियों, सिद्धांतों और परंपराओं का समूह जिसके द्वारा किसी राज्य या देश को संगठित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। वह एक प्रकार का एक ऐसा दस्तावेज है जो लिखित है
और जो किसी राज्य को इस प्रकार से स्थापित करता है, जिससे हम जान सकते हैं कि राज्य का संगठन कैसा है, उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, और उस राज्य में किसी व्यक्ति जो किसी पद पर उसके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। संविधान वास्तव में एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश को चलाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है। विश्व में सबसे पहला संविधान अमेरिका का है जो लिखित रूप में है। उसके बाद जितने भी देश आज़ाद हुए उन सभी ने अपने देश की व्यवस्था करने के लिए लिखित संविधान को अपनाया। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद भारत ने भी संविधान सभा की स्थापना की और भारत की संविधान सभा ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया। भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे और ये संविधान एक प्रकार की कुंजी है जो भारत के संपूर्ण शासन तंत्र को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और यह संविधान पूर्णतः एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अन्य मंत्री हो, उसके अधिकार क्या होंगे, उसके अधिकारों की सीमा क्या होगी, इन सब का स्पष्ट उल्लेख करता है। और संविधान इस बात पर भी बल देता है कि भारत का संविधान भारत को एक कर्तव्य परायण लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्न है। नंबर 1 है लिखित और निर्मित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें प्रत्येक पद, प्रत्येक कानून, प्रत्येक स्थिति का स्पष्ट उल्लेख है कि किस व्यक्ति यदि किसी पद को प्राप्त करता है तो उसके अधिकार क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उनकी सीमाएं क्या होंगी और वह किस प्रकार से अपने कार्यों को गति प्रदान करेगा। भारत के संविधान के मूल प्रति में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। नंबर 2, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें विश्व की जितने भी संविधान है उन सब की विशेषताएं इनमें समाहित है। भारत के संविधान को बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर BR अम्बेडकर की थी। उन्होंने भारत के संविधान को बनाने के लिए विश्व के लगभग सभी संविधानों का अध्ययन किया था। उस अध्ययन के पश्चात उन्होंने वे सभी विशेषताएं जो संविधान को सुंदर, मजबूत और टिकाऊ बना सकती थी, उन्हीं सभी का समावेश किया। भारत के संविधान में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, आयरलैंड अर्थात लगभग विश्व के जितने देशों में जो मेन विशेषताएं थी उन सभी को ग्रहण किया गया ताकि भारत का संविधान बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा और मजबूत बन सके। नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि यह संविधान भारत की जनता को समर्पित है और उसकी एकता और विकास के लिए समर्पित है। यह संविधान पूरी तरह से भारत राज्य के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नंबर 4, भारत के संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश। भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश की प्रक्रियाओं से संगठित नहीं हुआ है। भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए भारत के सभी विशिष्ट नेताओं ने, जिनमें विशेष रूप से डॉक्टर BR अम्बेडकर सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनके द्वारा लगभग विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन किया गया। उस अध्ययन के पश्चात जो सबसे सटीक और सबसे उपयुक्त हो सकता है उसके अनुसार भारत के संविधान का निर्माण हुआ। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीलापन भी है। भारत के संविधान में बदलाव करना आसान नहीं है, परंतु जो कानून पुराने हो चुके हैं जिनका अब कोई भी प्रयोग नहीं है उनको संसद में अधिनियम के द्वारा या संसद में प्रारूप के द्वारा उसे बदला जा सकता है। भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य भारत का संविधान घोषित करता है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र राष्ट्र है। इसके आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी राज्य, किसी देश या किसी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप या कोई भी किसी तरह का उसमें इंटरफेयर नहीं है।
भारत का संविधान यह भी घोषित करता है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत का संविधान स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का संघ है और इन राज्यों का संघ एक तरह से मजबूत संगठन के रूप में स्थापित है, जिसे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द या फिर भारत गणराज्य कहा जाएगा। इसका अर्थ है कि भारत एक देश न होकर राज्यों का समूह है और यहाँ पर शासन व्यवस्था पूरी तरह से लोकतंत्रात्मक होगी। अगली विशेषता है संसदीय प्रणाली। भारत का संविधान यह घोषित करता है कि भारत में कोई राजा शासन नहीं करेगा। भारत में जो शासन प्रणाली होगी वो संसद के आधार पर होगी। प्रत्येक क्षेत्र से व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजेंगे। वे जीते हुए प्रतिनिधि जो संसद में चुनकर आएंगे, वे देश की सत्ता सीधे सीधे हाथों में लेकर संसद के माध्यम से देश को विकसित करने में, देश को बड़ा करने में अपना सहयोग देंगे। सर्वोच्च न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसमें किसी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे कितने ही बड़े पद पर हो, एक समान अपराध के लिए एक समान दंड दिया जाएगा और भारत के संविधान की रक्षा का दायित्व भी भारत की न्यायपालिका पर ही होगा। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है। इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषा, अभिव्यक्ति और संस्कृति का अधिकार, धर्म की निजता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा भारत का संविधान 11 मौलिक कर्तव्य व्याख्या करता है और मौलिक कर्तव्य का अर्थ है कि मौलिक अधिकार हमारे अनियंत्रित नहीं है, इनको मौलिक कर्तव्यों के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को ग्रहण करेगा परंतु दूसरे के अधिकारों को किसी तरह से अहित नहीं करेगा, चोट नहीं पहुंचाएगा। मौलिक कर्तव्य में है देश की एकता अखंडता का सम्मान करना, कोई भी ऐसा कार्य ना करना जैसे देश की एकता अखंडता खंडित होती हो। देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना और देश की विधि को ग्रहण करना और कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे देश की एकता अखंडता को हानि पहुंचे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विशिष्ट संविधान है। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा संविधान, नंबर 2 स्वतंत्र न्यायपालिका, नंबर 3 संसदीय लोकतंत्र, नंबर 4 मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, नंबर 5 संविधान की प्रस्तावना, नंबर 6 कठोर और लचीलापन संविधान में समन्वय और नंबर 7 लोकतांत्रिक गणराज्य आदि। हमारा अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। मौलिक अधिकार का शाब्दिक अर्थ है मूल अधिकार। वे अधिकार जो मानव को मानवीय बनाते हैं, वे अधिकार जो मानव को हर प्रकार के शोषण से मुक्त बनाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है। भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु इनमें से अब एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये 6 मौलिक अधिकार वास्तव में हम जो आम नागरिक हैं, ये उनकी कुंजी हैं। इनके माध्यम से हम हर प्रकार के शोषण से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 1 समता का अधिकार या समानता का अधिकार। भारत का संविधान एक घोषित करता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग या किसी क्षेत्र का है, सभी समान है। किसी व्यक्ति से किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार से समान है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, किसी से जाति धर्म नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इस बात पर बल देता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। जाति धर्म रंग या किसी अन्य आधार पर कोई व्यक्ति किसी को परतंत्र नहीं करेगा, कोई किसी का गुलाम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आज़ादी से बोलने की क्षमता रखता है, अपने धर्म को अपना सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है और हर प्रकार के राज्य के द्वारा दिए गए अधिकारों को ग्रहण कर सकता है। उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। नंबर 3
शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार इस बात पर बल देता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का किसी आधार पर शोषण नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी का शोषण करता है, किसी पर बल प्रयोग करता है, तो वह इसके माध्यम से अपने आप को शोषण से मुक्त बना सकता है। जैसे मानव का दुरुपयोग नहीं होगा, बाल श्रम का विरोध किया जाएगा, प्रत्येक बालक जो 0 से लेकर 14 वर्ष तक का, उसकी शिक्षा दीक्षा का सब खर्च सरकार वहन करेगी, और कोई व्यक्ति किसी भी आधार पर किसी का शारीरिक या मानसिक शोषण नहीं करेगा। नंबर 4, धर्म की निजता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का संविधान यह अधिकार देता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी भी मजहब से है, वह अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी संस्कृति सुरक्षित रख सकता है। वह किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि भारत का संविधान घोषित करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और राज्य किसी भी धार्मिक मसलों को किसी तरह का महत्व नहीं देगा। हाँ, भारत में रहने वाले व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। नंबर 5, संस्कृति, अभिव्यक्ति और शिक्षा का अधिकार। भारत का संविधान इस बात पर ही बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है, किसी आधार पर किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको सुरक्षित बना सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, बशर्ते कि वो देश विरोधी ना हो। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत का संविधान ये घोषित करता है कि यदि किसी स्तर पर इन 5 अधिकारों को निलंबित किया जाता है, हटाया जाता है, तो इसकी मांग भारत के नागरिक सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर बल देता है कि यदि इन अधिकारों को निलंबित किया जाएगा तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से इन मौलिक अधिकारों को पुनः लागू किया जाएगा और वे सभी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होंगे जो उसे होने चाहिए। इस प्रकार भारत के मौलिक अधिकार एक मानव को या भारत के सभी मानवों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जहां व्यक्ति अपने अनुसार अपने जीवन की स्थापना कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है, विवाह कर सकता है, धर्म को मान सकता है, अपनी इच्छा से किसी भी कार्य क्षेत्र में जा सकता है। इस प्रकार ये मौलिक अधिकार वास्तव में स्वतंत्रता की कुंजी है। इसी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की स्थापना अपने अनुकूल कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। सांप्रदायिकता एक नकारात्मक विचार है। सांप्रदायिकता शब्द संप्रदाय विशेष से बना है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म विशेष को बहुत अच्छा मानता है परंतु दूसरे के धर्मों को नकारात्मक दृष्टि से देखता है, यानी कि एक धर्म विशेष व्यक्ति दूसरे धर्म विशेष के व्यक्ति से घृणा करने लगता है, तो सांप्रदायिकता का जन्म होता है। सांप्रदायिकता वास्तव में कट्टरता की स्थिति है। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम, सिख और अन्य समुदाय आते हैं, और लगभग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हिंसाओं की घटनाएं देखी जाती हैं, और ये हिंसा लगभग देखा गया कि सांप्रदायिक कारणों से उत्पन्न होती है। तो जब कोई मानवीय समूह अपने धर्म को तो बहुत अच्छा और दूसरे के धर्म को हीन दृष्टि से देखता है और वह हर प्रकार से अपने धर्म की स्थापना चाहता है, अपने धर्म का विकास चाहता है, परंतु दूसरे के धर्म को वह नष्ट करने का प्रयास करता है, उनके खिलाफ नारेबाजी करता है और इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है कि जिससे दूसरे धर्म को हानि पहुंचती है, तो इससे सांप्रदायिकता का जन्म होता है। और सांप्रदायिकता किसी भी देश के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। कुल मिलाकर सांप्रदायिकता एक कट्टर विचारधारा है जो शांति भंग करती है, देश की सुरक्षा को नष्ट करती है, लोगों के भाईचारे को खत्म करती है, और सांप्रदायिकता उत्पन्न होने का सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है, क्योंकि जितने हमारे राजनेता हैं
उनमें से कुछ एक को छोड़कर लगभग सभी राजनेताओं के द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए, वोटों को प्राप्त करने के लिए, गंदी राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई जैसे दंगे उठाए जाते हैं, सांप्रदायिक भरे नारे दिए जाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म का दुश्मन बनाया जाता है, जिससे माहौल इतना गंदा हो जाता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से डरने लगते हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को घृणा से देखते हैं। इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा सांप्रदायिकता कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल से आप क्या समझते हैं? आपातकाल का शाब्दिक अर्थ है संकट का समय। आपात समय एक ऐसा समय है जब देश में संघर्ष की स्थिति हो, देश की स्थितियां गंभीर हो चुकी हों और ऐसा हो कि कोई देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो, या देश में गृह युद्ध की संभावना हो, या देश में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई हो, तो इन सभी समस्याओं को आपातकाल से जोड़ा जाता है। आपातकाल को अंग्रेजी में इमरजेंसी कहा जाता है। हमारा संविधान आपातकाल के बारे में स्पष्ट करता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक ऐसी स्थिति जब कानून व्यवस्था नष्ट होने के कगार पर हो, देश की सुरक्षा खतरे में हो, तो ऐसे समय में देश में लोकतांत्रिक सरकार भंग कर दी जाती है और शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, तो इस स्थिति को आपातकाल या इमरजेंसी कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल को स्पष्ट किया गया है। आपातकाल की स्थिति में देश पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है और देश में आपातकाल केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। और आपातकाल के 3 बड़े विषय हैं। जब देश में युद्ध होने की संभावना, यानी देश में पूरी तरह से किसी युद्ध की संभावना हो, हमारे देश पर किसी बाहरी देश के आक्रमण की संभावना हो, या देश में युद्ध चल रहा हो, तो इस स्थिति में आपातकाल घोषित किया जाता है। आपातकाल तब भी लगाया जा सकता है जब देश में अराजकता हो और देश में गृह युद्ध की संभावना प्रबल हो चुकी हो, या फिर आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश के आर्थिक कोष समाप्त हो चुके हों और देश में आर्थिक रूप से विकट समस्या उत्पन्न हो गई हो, तो भी आपातकाल लगाया जा सकता है। अब तक के उदाहरण में सबसे पहले 1975 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लागू किया था और यह आपातकाल 18 महीने तक चला था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं किसी भी देश की वह स्थिति जब कानून व्यवस्था संकट में हो, किसी आक्रमण की संभावना हो, देश में आर्थिक संकट आ गया हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है। इसे अंग्रेजी में इमरजेंसी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नक्सलवाड़ी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं? नक्सलवाद एक विशिष्ट विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य साम्यवादी आंदोलन की स्थापना करना है। इसका संबंध किसान आंदोलन से है। भारत में असम में एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी क्षेत्र में किसानों का भरपूर शोषण हो रहा था। उस शोषण के विरोध में 2 व्यक्ति, चारू मजूमदार और कानू सान्याल के द्वारा नक्सलबाड़ी आंदोलन की नींव रखी गई। नक्सलबाड़ी आंदोलन वास्तव में किसानों का सशस्त्र विद्रोह था जो कि बड़े जमींदारों का विरोध कर रहे थे। भारत में आज भी आजादी के बाद बड़े स्तर पर लोगों को काम तो मिला, परंतु आज भी उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अमीरी और गरीबी में एक बड़ा फासला है। अमीरों के द्वारा गरीबों का भरपूर शोषण किया जाता है। वे सभी किसान और वे सभी कृषक मजदूर जिनका लगातार शोषण हो रहा था, उन सभी को कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने प्रशिक्षित किया, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी और नक्सलबाड़ी क्षेत्र में, असम क्षेत्र में इन आंदोलनकर्ताओं ने, क्रांतिकारियों ने हथियार उठाकर बड़े बड़े जमींदारों की हत्याएं कर दी और वहां की जमीनों कागजात जला दिए। और उसके बाद
वहां के लोगों ने इन जमीनों को गरीब किसानों में बांट दिया। इस विशेष घटना को ही देश में नक्सलवाड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये एक ऐसे आंदोलन की प्रतिक्रिया थी, ये एक ऐसा विरोध था, क्योंकि ना तो सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही की गई और ना ही किसानों को लाभ पहुंच रहा था। तो ना चाहते हुए भी वहां के गरीब मजदूरों और किसानों का जो विरोध था, जिसे हम सशस्त्र विरोध के रूप में जानते हैं, इसको ही भारत की राजनीति और भारत के इतिहास में नक्सलवाड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये एक सशस्त्र विद्रोह था जिसका मुख्य उद्देश्य था पूंजीवादी सत्ता का, जमींदारी सत्ता का विरोध करना। अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता या जेंडर असमानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक असमानता का शाब्दिक अर्थ है स्त्री और पुरुष के बीच का भेदभाव। हमारा समाज दो लिंगों पर आधारित है, स्त्री और पुरुष। प्राकृतिक रूप से दोनों समान हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, परंतु आगे चलकर सभ्यताओं में सभी के सभी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार पुरुषों ने अपने नियंत्रण में ले लिए और स्त्री को घरों तक सीमित कर दिया। स्त्री चाहते हुए भी और ना चाहते हुए पुरुष के अधीन थी। उसे अपने हर प्रकार के कार्यों को करने के लिए, गति देने के लिए पुरुषों पर आश्रित रहना पड़ता था। इस प्रकार एक ऐसी असमानता जिसका सामना पूरा विश्व कर रहा है, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां स्त्री और पुरुष आधारित असमानता ना हो। एक स्त्री जीवन भर कई प्रकार की असमानताओं का सामना करती है। एक स्त्री जब पैदा होती है तो अपने पिता पर आश्रित होती है, उसके बाद अपने भाई पर आश्रित होती है, फिर अपने पति पर और बुढ़ापे में अपने बच्चों पर आश्रित होती है। यानी कि एक स्त्री हर प्रकार से पुरुषों के द्वारा नियंत्रित की जाती है, भले वो पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो या फिर अपने पुत्र के रूप में हो। यानी उसका पूरा जीवन पुरुषों के द्वारा नियंत्रित और स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार की असमानता लैंगिक असमानता या जेंडर आधारित असमानता कही जाती है। तो एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी स्थिति जहां पर स्त्री और पुरुषों में कोई भेद ना हो, स्त्री को वे सभी अधिकार प्राप्त हों जो पुरुष को होने चाहिए, इन सभी अधिकारों के लिए किए जाने वाले आंदोलनों को आजकल जेंडर आधारित असमानता में रखा जाता है। हम सब जानते हैं स्त्री कई प्रकार के शोषण से पूरी तरह से गुथी हुई है, बंधी हुई है। जैसे प्राचीन काल से देखा जाए तो स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं था, सती प्रथा स्थापित थी, विधवा समस्या, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, ईव टीजिंग यानी कि लड़कियों से छेड़खानी, कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य, विभिन्न प्रकार की ऐसी कार्यशैली है जो महिलाओं को हर प्रकार से पीड़ित करती है। तो इनके द्वारा ही लैंगिक असमानता हमारे सामने आती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लैंगिक असमानता इस बात पर बल देती है कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के बीच जो भेद है, पुरुष अपने अधिकारों से के माध्यम से स्त्री के साथ जो शोषण करता है, उसको ही लैंगिक असमानता या जेंडर असमानता कहा जाता है। इसी जेंडर असमानता को समाप्त करने के लिए लगातार नारीवादी मुद्दे उठाए जाते हैं, स्त्री अधिकारों की बात की जाती है और ऐसे अधिकार जो स्त्री को वे सभी चीजें मुहैया कराएं जहां पर वो अपने जीवन को स्वयं स्थापित कर सके, जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार। इस प्रकार लैंगिक असमानता किसी भी समाज के लिए एक समस्या है, स्त्रियों के लिए समस्या है जो स्त्री के जीवन को बाधित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दलों और क्षेत्र दलों में क्या अंतर है? वे सभी दल जो राजनीतिक संघर्ष करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल कहलाते हैं। राजनीतिक दलों को दो भागों में रखा गया है, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। भारतीय संविधान में यह कहा गया कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय का अर्थ है कि भारत के चुनावों में बहुत सारी पार्टियां चुनाव में भाग ले सकती हैं और चुनावी संघर्ष में अपने आप को आजमा सकती हैं। इस संदर्भ में दो प्रकार के दल हैं, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। वे सभी दल जो पूरे देश की एकता, अखंडता की बात करती हैं,
जिनके सदस्यों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है और जो 5 से अधिक राज्यों में चुनाव लड़ती हैं और पूरे देश में अपने आप को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, तो ऐसे दलों को राष्ट्रीय दल कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आप आदि। इसके अलावा वे सभी दल जो किसी एक क्षेत्र विशेष की बात करती हैं, जाति विशेष की बात करती हैं, धर्म विशेष की बात करती हैं और जो केवल क्षेत्रीय मुद्दों को आधार बनाकर संघर्ष करना चाहती हैं, तो ऐसी पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है, राज्य पार्टी कहा जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, डीएमके आदि। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वे सभी पार्टियां जो पूरे देश की एकता अखंडता की बात करती है, 4 या 5 से अधिक राज्यों में चुनाव लड़ती है, इनको राष्ट्रीय दल कहा जाता है। दूसरी तरफ वे दल जो केवल एक क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, विशिष्ट मुद्दों की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, पूरे देश की बात नहीं करते हैं, तो ऐसे दलों को क्षेत्रीय दल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं? हमारी संसद में जब जब लोकसभा के सदन चलते हैं तो लोकसभा की बैठक शुरू होने पर पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के दौरान सरकार के क्रियाकलापों से संबंधित, सरकार की परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि वे सभी सांसद जो विपक्ष में हैं या वे सभी सांसद जो सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं, लोकसभा के पहले घंटे में सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो संसद के सत्र में पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। सांप्रदायिक हिंसा किसे कहते हैं? सांप्रदायिक हिंसा एक ऐसी हिंसा है जो एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध करता है। सांप्रदायिक हिंसा सांप्रदायिकता के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जब लोगों में कट्टरता सर्वाधिक फैल जाती है और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नष्ट करने का प्रयास करते हैं और इस खूनी संघर्ष में एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ लाठियों गोलियों से लैस होकर दूसरे धर्म पर हमला करता है, तो इस प्रकार की हिंसा सांप्रदायिक हिंसा कहलाती है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे गोधरा कांड, बाबरी मस्जिद विध्वंस आदि। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। धर्मनिरपेक्षता शब्द 2 शब्दों से बना है, धर्म और निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष रहना, धर्म से अलग रहना। धर्म शब्द का अर्थ है कोई विशेष धर्म या किसी विशिष्ट जीवन शैली को ग्रहण करना, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि। और निरपेक्ष का अर्थ है परे रहना, यानी धर्मों से परे रहना। भारत का संविधान ये घोषित करता है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत राज्य में रहने वाले सभी लोग अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को माने या ना माने, वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं। कुल मिलाकर भारत राज्य पूरी तरह से निरपेक्ष है, यानी कि भारत में रहने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, चाहे तो अपना धर्म भी बदल सकते हैं। राज्य धर्म संबंधी मामलों में ना तो कोई हस्तक्षेप करेगा, ना ही किसी धर्म पर किसी तरह को विशेष सुविधाएं देगा, और धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत एक बहुधर्मी देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्मों के अलावा बहुत से पंथ, विचारधाराएं, कबीले रहते हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। इसलिए किसी एक धर्म को भारत का धर्म घोषित करना सही नहीं है। इसी आधार पर भारत का संविधान और भारत के नेताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, यानी कि भारत राज्य में रहने वाले धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। वे अपनी इच्छा से धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके अनुसार जीवन को स्थापित कर सकते हैं। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मजदूर आंदोलनों से आप क्या समझते हैं? वे सभी आंदोलन जिनका उद्देश्य मजदूरों के जीवन को सरल बनाना है, उनकी समस्याओं को दूर करना है, जैसे ट्रेड यूनियन संबंधी समस्याएं,
उनके दैनिक मजदूरी संबंधी समस्याएं, कारखानों में काम करने संबंधी समस्याएं, यानी कि एक मजदूर अपने दैनिक जीवन में फैक्ट्री में काम करते हुए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। वे समस्याएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। तो काम के घंटों को निश्चित करना, उनके वेतन को बढ़ाना, उनको उचित वेतन प्रदान करना, काम के क्षेत्र में सुरक्षा उपकरण प्रदान करना और किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसे उचित मुआवजा मिलना, उसे दवाइयाँ और अच्छे आवास की सुविधाएँ मिलना, कुल मिलाकर वे सभी आंदोलन जिनका उद्देश्य मजदूर को हर प्रकार से एक ऐसा वातावरण प्रदान करना ताकि वो अपने जीवन को स्थापित कर सके, अपने जीवन को गति दे सके और वे सभी कानून जो मजदूरों के शोषण को संभव बनाते हैं, ऐसे कानूनों का बहिष्कार करना मजदूर आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज्य से आप क्या समझते हैं? भारत गांवों का देश है। भारत में अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। तो गांव पूरी तरह से एक स्वायत्त संस्था हो, गांव में हर प्रकार की सुविधा हो, गांव में उचित साफ सफाई हो, गांव में उचित निकासी हो, गांव के तालाब, सड़कें, पीने का पानी और लाइटों का उचित प्रबंध हो और गांव के झगड़ों का निपटारा वहीं पर आसानी से कर लिया जाए। यानी कि एक गांव को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए। गांव किसी तरह से किसी दूसरे संस्थाओं पर, राज्यों पर निर्भर ना रहे। गांव पूरी तरह से केंद्रीयकृत हो, गांव अपनी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करे, गांव के लोग अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर ले। इस प्रकार की व्यवस्थित ग्राम्य प्रणाली ग्राम स्वराज कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपके विषय में बहुत सहायता करेंगे और ये प्रश्न यूं के यूं आपकी परीक्षाओं में आएंगे और इनके करने मात्र से आपको सुविधा मिलेगी और आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।